हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं संविधान के विकास का क्रम बता रहा था कि आखिरकार ये जो कानून अंग्रेज बना रहे हैं, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, ये सारे जो कानून बनाए जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पहला कानून आया, फिर उसके बाद दूसरा कानून आया, उसमें थोड़ी से सुधार किए, फिर तीसरा आया। इस तरह से जो ये सुधार करके कानून बना रहे हैं, यही कानून आगे चल के संविधान के विकास की सीढ़ियां बनते हैं। दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं 1853 तक आपको बताया था कि किस तरह से नामजदगी का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद एग्ज़ाम के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पोस्ट थे बड़े बड़े, उस पे लोगों को भर्ती किया जा रहा है। इसके आगे की प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि मैं 1853 का आपको बता चुका था, ये जो कानून बन रहे 20-20 साल पे आते थे, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। 20-20 साल जोड़ के भी आगे आप बता सकते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने की समाप्ति कर दी जाती है। यानी अब जो है, जो ब्रिटिश संसद है, वह अपने क्राउन के अधीन शासन को ले ली। यानी अब वो शासन चलाएगी अपने अकॉर्डिंग। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया गया। दोस्तों, अगला जो है, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी जो गवर्नर जनरल का पद अब तक हुआ करता था, उसको अब नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है, वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस बात को याद रखें। दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसकी समाप्ति कर दी गई। मैंने बताया था जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें मैंने बताया था इन दोनों का निर्माण किया गया था द्वैध शासन के आधार पे। उसमें बताया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो व्यापार मामले देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो देखेगा राजनीतिक मामले। लेकिन अब इसको 1858 वाला जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें इसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, अगला है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। मैंने एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो दोस्तों, जो मुगल खानदान चली आ रही थी, एक के बाद एक, आप देखेंगे कि लास्ट जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको रंगून भेज दिया गया था और वहाँ वो मर गए थे। अंग्रेजों ने उनके साथ जो है भेज दिया था उनको। तो दोस्तों बात करते हैं अब 1861 का भारत शासन अधिनियम का। जो 1861 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों ने लाया, उसके तहत वायसराय को पहली बार अध्यादेश करने की शक्ति मिल गई। यानी अब जो वायसराय था वह अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, जो अध्यादेश की बात है, आप देखेंगे आज भी केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में राज्य का जो राज्यपाल होता है वह अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और जबकि राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो सेम बातें हुई हैं। अब अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है, जब सदन नहीं चल रहा होता है तो उस समय अगर कोई जरूरी काम आ गया, उसको करवाना है, तो राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश के जरिए काम करवा सकता है। दोस्तों, आगे आइए आप। पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। दोस्तों, ये जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। ये क्या होता है, आज भी आप देखेंगे जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है, मान लीजिए, उसमें बहुत सारे विभाग हैं। किसी को जल मंत्री, तो किसी को जो है कि सड़क मंत्री, इस तरह से बनाया गया। वही सेम बात यहाँ भी है दोस्तों, कि अब जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, उसमें जो लोग थे उनको अलग अलग विभाग जो है सौंप दिया गया। उसी को नाम दिया गया पोर्टफोलियो सिस्टम, बाकी कुछ नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो इस तरह आएगा कि कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को अपनाया गया।
तो आप बोलेंगे कि वह भारत शासन अधिनियम 1861 का है। ठीक है दोस्तों, आइए नीचे हम बात करेंगे अब 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है वो क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है दोस्तों? ये जब राष्ट्रपति मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दोस्तों, जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, यानी आप बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और अगला है परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन वोट और सुधार का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन आप वोट नहीं दे सकते, आपको जो है चेंजेज करने का अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों से यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, और दूसरा आपको मैं बताऊंगा 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इन दोनों से खूब क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है जिसको मैं मार्ले मिंटो सुधार कह रहा हूँ, इसमें जो मार्ले आप देख रहे हैं एक पर्सन का नाम है, वह भारत सचिव था, और जो मिंटो देख रहे हैं वह वायसराय था। तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में प्रथम बार भारतीय की नियुक्ति की गई, यानी आप समझिए इस बात को कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बन गए। दोस्तों, विधि का मतलब समझते हैं? जहां कानून बनते हैं, समझ रहे हैं? जो विधायिका होती है वह जो कानून बनाती है वह विधि है एक तरह से। तो उसके सदस्य बन गए पहले कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस नाम को याद रखना है, वो पूछ सकता है एग्जाम में कि वह कौन सा भारतीय था जिसको प्रथम बार परिषद में नियुक्ति की गई। तो आप कहेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे आ जाइए। दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है, इसको ज़्यादा हाईलाइट आप करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए आप। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई, यानी जहां मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है वहां पे मुसलमान कैंडिडेट उठेगा और मुसलमान ही वोट देगा और किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये दोस्तों, जो मुसलमान भाइयों के लिए ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई या उनके लिए लाया गया ये सिस्टम, यही एक ऐसा सिस्टम था जो भारत में फूट डालने वाला एक तरह से कहा जाए तो ये पड़ाव था। इस बात को आप याद रखें। दोस्तों, जो लॉर्ड मिंटो है यानी जो वायसराय था उस समय, उसी को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड मिंटो को। और दोस्तों, ये जो लॉर्ड मिंटो आप देख रहे हैं इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया था। क्यों पाकिस्तान का जन्मदाता कहा गया? क्योंकि यही सांप्रदायिक निर्वाचन लाया और हमारे और मुसलमान भाइयों के बीच जो है विभेद किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। उसी आधार पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात बोल दी कि अगर पाकिस्तान का कोई जन्मदाता है तो वह है लॉर्ड मिंटो। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे दोस्तों पढ़ते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम कहते हैं, आप देखेंगे तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, ऊपर भी मैंने बताया था मार्ले मिंटो क्यों पढ़ा, अब यहाँ भी बता रहा हूँ आपको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों पढ़ा नाम। मोंटेगू जो था वह भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वह वायसराय था। तो वो दोनों पर्सन के नाम पे इस कानून का नाम बता दिया गया। दोस्तों, केंद्र में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। जिस तरह से आज भी आप पढ़ते हैं कि लोकसभा एक सदन है, एक राज्यसभा है, और लोकसभा आप पढ़ेंगे तो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। उसी तरह से जो जहां कानून बन रहे हैं, यानी विधायिका का मतलब मैंने क्या बताया, जहां कानून बनते हैं, ठीक है, जहां विधान बनता है, उसकी शुरुआत इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कर दी गई। दोस्तों, अगला है ली आयोग के अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन। दोस्तों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखें कि अगर पूछेगा यूपीएससी की स्थापना किनके अनुशंसा पे की गई, तो वो था ली आयोग। कौन? ली आयोग। कब की गई?
तो 1926 में, यानी 1926 में यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, ये जो चौथा पॉइंट है, महिला को पहली बार मत देने का अधिकार इसी यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिया गया। अगला है, पहली बार राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, यानी राज्य बजट अलग और केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखें। और दोस्तों आगे मैं बता रहा हूं आपको, छठवां पॉइंट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार कर दिया गया। अभी तक तो क्या था, 1919 वाले में सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी कि पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रहेगा, लेकिन अब देखिए इसका विस्तार और अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेज चाह रहे हैं कि इनके जो एकता है उसमें हम एक तरह से विभेद पैदा कर सकें, और वही विभेद पैदा वो कर रहे हैं। आप आगे देखिए, तो विस्तार हुआ जिसमें सिखों को, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। अगला दोस्तों आप देखेंगे तो अब आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत सारी बातें जो भारतीय संविधान में हैं वह 2/3 बातें करीबन वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ली गई हैं। इतना महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935। आइए आगे देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, उस बात को आप समझें। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और स्वशासन की बात कही गई। अब प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि भाई जो प्रांत हैं वह अपना स्वशासन कर सकते हैं, अपने अनुसार शासन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, और केंद्र में अब द्वैध शासन की शुरुआत होगी, अपना 2 तरीके से शासन होगा। ठीक दोस्तों, आगे जो अखिल भारतीय संघ है उसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ को मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग से, क्योंकि ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस इतना रखें, अब क्वेश्चन आपको जो पेपर में आएगा वो आएगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस नियम के तहत की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस बात को याद रखें। दोस्तों आगे आप देखें कि मैंने बता दिया ये पॉइंट आपको कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी कानून के तहत की गई। अगला जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बर्मा था उस समय, इस समय जिसको म्यांमार कह रहे हैं हम, उसको भारत से अलग कर दिया गया। आपने सुना होगा कि 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। इस बात को भी याद रखें। ठीक दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, यानी एक संघीय न्यायालय होगा। अगर आपका कोई काम फंसता है तो आप संघीय न्यायालय में जाएं, आपका काम अगर नहीं होता है तो उससे आगे भी व्यवस्था थी। लंदन में दोस्तों एक और न्यायालय था जिसका नाम आप देखेंगे तो प्रीवी काउंसिल दिया गया है, यानी अगर आप जो संघीय न्यायालय दिल्ली में है वहाँ जाएं, अगर आपका काम जैसे होता है ना कि हाई कोर्ट है, वहाँ हम गए, वहाँ काम नहीं फरियाए तो हम चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सेम केस यहाँ था कि इससे काम नहीं बना है तो हम जो प्रीवी काउंसिल लंदन में है वहाँ जाके अपना केस हम लड़ेंगे, वहाँ हमारी सुनवाई होगी। इस तरह की बातें कही गई। दोस्तों 7वां जो पॉइंट है वह केंद्रीय बैठक की स्थापना हुई, और इसमें दोस्तों केंद्रीय बैंकों की स्थापना हुई। और आप देखेंगे तो इसमें जो आरबीआई, जिसको आज हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्ट 1934 में दोस्तों आया। ध्यान रखिए, एक्ट अगर पूछेगा तो 1934 में आया, जबकि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस बात को ध्यान रखें कि स्थापना 1935 में हुई, लेकिन एक्ट इसका 1934 में ही आ गया था आरबीआई का, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आपको मैंने बातें समझा दी कि केंद्रीय बैंक की स्थापना हो गई, यानी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935। आगे दोस्तों भारत परिषद की समाप्ति, जो 1858 में भारत परिषद की शुरुआत हुई थी उसकी समाप्ति कर दी गई। तो ये पॉइंट थे 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप जो है शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, कोई उसमें नुकसान तो आपका है नहीं, लेकिन हो सकता है हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्र हैं, और लाइक भी। आइए बात करते हैं अगला 1947 का। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं,
ये जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसको माउंटबेटन प्लान कह रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला, ब्रिटिश संसद की प्रभुत्व सत्ता को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो अब तक ब्रिटिश सरकार जो थी वो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी भारत पर, अब उस चीज़ को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। अब हम अपने हिसाब कानून चलाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। दोस्तों, ये जो ब्रिटिश सम्राट को मिले भारत की सम्राट की उपाधि थी उसे भी समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव पद की समाप्ति कर दी गई। ये भारत सचिव पद की समाप्ति जो की गई है, इसका स्टार्ट 1858 में हुआ था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, इसीलिए 1858 में कई पॉइंट मैंने नहीं लिखा, ताकि आपको यहाँ भी मिल जा रहा है कि भारत सचिव पद की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो 1858 में, और समाप्ति कब हुई, तो ये 1947 के अधिनियम के तहत। ठीक है। चौथा, भारत का विभाजन। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण का प्रावधान रखा गया दोस्तों। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से कि देशी रियासतों को किसी सभा में शामिल होने का अधिकार या खुद को उनका निर्णय लेने का उनको अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब, जो देशी रियासतें का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी। आप वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने होंगे जिन्होंने एकीकरण किया है ना, उन्हीं के नाम पे देखेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो दोस्तों बहुत सारी रियासतें थी, इनको मिलाना बड़ा कठिन था, क्योंकि हैदराबाद का रियासत का नाम आप सुने होंगे है ना, निजामकाबाद। तो ये सारी रियासतों को ये कह दिया गया कि भैया आपका जो मन है, अगर आपका मन कहें भारत के साथ रहने का तो भारत के साथ रह लीजिए, आपका मन करे तो आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कोई दबाव नहीं है। इस बात जो है, ये बात जो है 5वीं पॉइंट में हमने लिखा है। दोस्तों अगला देखेंगे तो 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिल गया, यानी आप देखेंगे तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक देश बना दिया गया और आज़ाद हो गया या देश बना दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत बन के तैयार होता है, यानी स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी बातें आज की रही, किसमें, भारत का जो संविधान का विकास था उसमें। आगे मैं संविधान सभा और सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है और जो आए थे वही मैंने दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, अगले क्लास के लिए मिलेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों कि मैं जो है 3 दिन मैंने बांटा है कि 3 दिन मैं जो है ये क्लास पॉलिटी का लूँगा और 3 दिन जो है जियोग्राफी का लूँगा। पर अब मैं सोच रहा हूँ 2 दिन ही जियोग्राफी का लूँ, 1 दिन उसमें मैं इतिहास की बात करूँगा, क्योंकि इतिहास से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इतिहास मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बात यह है कि आपको एक लेक्चर मैं हफ्ते में दूंगा और वह देखेंगे आप कि किसी दिन मैं युद्ध का डाल दूंगा, सारे जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, आपको कहानी की तरह बता दूंगा और आप उसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें डिटेल थी बताने का, मैंने बता दिया, और आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए आप क्लास बनाएंगे तो आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।